नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का प्रहार आज और तगड़ा हो गया। तेहरान में आज इजराइल ने राष्ट्रपति दफ्तर समेत लीडरशिप कंपाउंड पर ताजा हमले किए हैं। शनिवार को लीडरशिप कंपाउंड पर ही हमले में आयतुल्लाह अली खamenei की मौत हुई थी। इजराइल ने आज लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जोरदार हमला किया, बल्कि वहां जो रणनीतिक जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन पर कब्जा करने के लिए अपने ग्राउंड फोर्सेस को हरी झंडी भी दे दी है। ईरान और उसके समर्थक हिजबुल्लाह के खिलाफ ये नए हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिका ने और कड़े हमले की बात की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है 4 से 5 सप्ताह तक ये युद्ध चल सकता है। युद्ध की टाइमलाइन सेट कर रहे हैं वो। वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऐसी बमबारी और ऐसे हमले की एक लहर आने वाली है जो दुनिया ने नहीं सोची होगी। इस बीच आज ईरान के विदेश मंत्रालय ने खुद पर हो रहे हमलों को नरसंहार बताया है। मिनाब में स्कूली छात्रों के अंतिम संस्कार पर वहां भारी भीड़ भी उमड़ी। इस संकट में ईरान के साथ रूस, चीन और तुर्की की आवाज मजबूत हो रही है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान है कि ईरान द्वारा परमाणु हथियार बनाने के सबूत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह युद्ध यही नहीं थमने वाला? क्या जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आएगा घमासान जारी रहेगा? आज इसी पर हल्ला बोल हम करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के महायुद्ध का चौथा दिन है। अमेरिका और इजराइल दोनों का ऐलान है कि युद्ध अनंत काल तक नहीं चलेगा, लेकिन उनका इरादा कुछ हफ्तों तक लड़ाई लड़ने का जरूर है ताकि ईरान घुटनों पर आ जाए। इसी लक्ष्य को पाने के लिए इजराइल ने मंगलवार को जहां तेहरान में नए हमले किए, वहीं ईरान समर्थक संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले और तेज किए गए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान है कि ईरान पर अभी और कड़े हमले होने बाकी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के 4 उद्देश्य गिना चुके हैं। पहला, ईरान की मिसाइल क्षमता नष्ट करना। दूसरा, ईरानी नेवी को बर्बाद करना। तीसरा, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। और चौथा, ईरानी सत्ता अपनी सीमा से बाहर किसी आतंकी संगठन को खड़ा न कर सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने कम से कम 4 हफ्तों तक लड़ाई खींचने का संकेत दिया है। Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think he'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now. I guarantee you that. इस बीच ईरान और इजराइल के हमले में ईरानी मीडिया के हवाले से दावा है कि अब तक 787 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में मिनाब के स्कूल की 160 से अधिक छात्राएं शामिल हैं। मंगलवार को छात्राओं की अंतिम यात्रा में बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा। अमेरिका और इजराइल के हमलों में बुरी तरह घायल ईरान ने पश्चिम एशिया के लगभग सभी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों समेत अहम रणनीतिक ठिकानों पर पलटवार किया है। आज सुबह सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला हुआ। कल सऊदी अरब में अरामको तेल रिफाइनरी की फैसिलिटी पर हमला हुआ था। तबाही की तस्वीरें आज सामने आई हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पश्चिमी एशिया के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने को अपनी रणनीति बताया है। अगर ईरान युद्ध को क्षेत्रीय बना रहा है तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में अतिरिक्त इलाकों पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को छूट दे दी है। ये छूट लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के हमलों से बचने के लिए दी गई है। इजरायली सेना ने साफ किया है कि लेबनान में अभी कोई ग्राउंड ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ है। ईरान और उसके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई को नेतन्याहू शांति के लिए जरूरी शर्त करार दे रहे हैं। पश्चिम एशिया में अभी तनाव खत्म होने के आसार बिल्कुल नहीं दिखते। हालात के मद्देनजर वॉर जोन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी कराई जा रही है। अब तक करीब 10,000 भारतीय खाड़ी देशों से लौटे हैं, जिनमें 3,000 ईरान से भारत आए हैं। उधर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत को लेकर भारत की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया न जारी करने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया है।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अखबार में लिखे लेख में कहा कि चल रही बातचीत के बीच एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तार तार करती है। घटना पर जितना धक्का लगा है उतना ही इस पर भारत की चुप्पी परेशान करती है। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भारत में खामेनेई के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही से मुलाकात की है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सैयद अमीर अब्बास जाफरी प्रोफेसर हैं अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, वो सीधा तेहरान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं। अभय दुबे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं और मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब सबसे पहले तो मैं इसी पर जानना चाहती हूं कि इस वक्त जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से बात की है। वो ये अपनी तरफ से भारत कह रहा है कि देखिए, किसी भी देश की संप्रभुता पर अगर कोई हमला करता है तो गलत है, ये भारत का स्टैंड है, लेकिन इसी के साथ साथ भारतीयों की सुरक्षा इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री धन्यवाद कर रहे हैं। बीते दिन भी उन्होंने बात की थी और कतर में हुए हमलों की प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा भी की है। अब इस भगदड़ में जो ईरान, इजराइल और अमेरिका से भी ज्यादा मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला कर रहा है, ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने इन हमलों की निंदा भी की है। अनेकों भारतीय यहां पर मौजूद हैं, रहते हैं, कतर हो यानी दोहा में या दुबई में, यूएई में, अबू धाबी में, जो कि यूएई में है, तो इन तमाम जगहों पर इतने भारतीय हैं। देखिए, कई विमान आए भी हैं भारतीयों का वापस लौटना, उनके घर वालों के लिए कितनी राहत की सांस वो ले रहे होंगे क्योंकि अब वो सुरक्षित होली के पहले पहुंच गए हैं। और यहीं से मैं ज़मीर अब्बास साहब आपके पास सबसे पहले आना चाहती हूँ। ये सवाल मैंने बीते दिन भी किया था और आप इसका एक जवाब जरूर दीजिएगा। आप रहते जरूर ईरान में हैं, लेकिन सवाल है कि मिडिल ईस्ट के इन मुस्लिम देशों पर हमला करके तो उन्हें भी अपना दुश्मन बना लिया ईरान ने। कतर कह रहा है कि अब हम बातचीत ही नहीं करना चाहते, सऊदी अरब अलग कह रहा है कि हम तैयार हैं। आपके तमाम जो ईरान से मिसाइलें वगैरह आ रही हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, उन सबको वो इंटरसेप्ट कर रहा है। पूरे मुस्लिम, जो एक वक्त पर मुस्लिम ब्रदरहुड की बात होती थी, उसका गला तो अपने हाथों से घोट रहा है इस वक्त ईरान, अगर वो मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है। जमीर जी, शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए और आदाब और नमस्ते तमाम हमारे व्यूअर्स को और आपको भी। देखें, ईरान के लिए बिल्कुल क्लियर है कि ईरान के पास कानूनी अधिकार है अमेरिकन सॉइल पर, अमेरिकन बेसिस पर हमला करने का। मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि किसी भी कंट्री में अगर किसी दूसरी कंट्री का मिलिट्री बेस होता है या उसकी एम्बेसी होती है, वो जमीन उस कंट्री की मानी नहीं जाती बल्कि उस कंट्री की मानी जाती है जिस कंट्री की एम्बेसी हो या उस कंट्री का मिलिट्री बेस हो। तो कानूनन और टेक्निकल तौर पर वो जमीन उन देशों की नहीं है जहां पर हमला हो रहा है। दूसरी बात ये है कि वो जो हमले हो रहे हैं, जैसे कि कल आरामको में हुआ, टकर कार्लसन का आज एक इंटरव्यू आया है, अमेरिकन ज्यूइश हैं, उन्होंने कहा कि मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए हैं बम लगाते हुए मिडिल ईस्ट में कई जगह पर, जहां पर वो मुस्लिम देशों के अंदर बम लगा रहे हैं और बाद में इल्जाम लगाना चाहते हैं कि ईरान ने मारा ताकि मुसलमानों के अंदर आपस में लड़ाई हो। तीसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ईरान ने क्लियरली मेंशन किया है, ये फैक्ट है, आपके सर हिलाने से फैक्ट नॉन फैक्ट नहीं हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, आपके स्टाफ भी जाके चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो ईरान का स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। किसी भी मुस्लिम मुल्क से ईरान लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हमला नहीं चाहते वो देश, तो सिंपल एक क्वेश्चन है, वो देश में फॉरेन मिलिट्री क्या कर रही है? फॉरेन मिलिट्री वो देश छोड़ के चले जाए, ठीक है। सारा झगड़ा। अब आपको मैंने बोलने दिया, काउंटर सवाल पूछ सकती हूँ? जी जरूर पूछिए। सवाल नंबर 1, और सवाल से भागिएगा मत, उसका जवाब दीजिएगा। 3 सवाल है मेरे, छोटे छोटे पूछती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फेयरमाउंट होटल दुबई, फेयरमाउंट होटल दुबई, वहां पे अमेरिकी सेना रह रही थी, हाँ या ना? जी हाँ। अमेरिकन मिलिट्री, देखिए ईरान के पास इंटेलिजेंस कंप्लीट है कि जब ईरान ने मिसाइल्स मारना शुरू किया तो मिलिट्री के जितने कमांडर्स और ऑफिशियल्स थे वो लोगों ने अपने मिलिट्री बेसिस को छोड़ के वो लोग होटल्स में शिफ्ट हुए।
ठीक तो है। अगर कोई कंट्री चाहती है कि वो सेफ रहे तो मिलिट्री ऑफिशियल्स को इजाजत ना दे, अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल्स वो बिल्कुल। ऐसी जगह रहे जो सिविलियंस की जगह है। वहां सिविलियंस नहीं थे क्या? वहां नहीं, आप भी बोलिए ना मेजर जनरल। वहां टेम्पररी वो थे, ये मान सकते हैं हम कि वो टेम्पररी हाइड में गए, लेकिन वहां तो जो होटल में लोग रह रहे थे वो तो भारतीय भी थे ना, सिविलियंस भी हैं, मतलब वहां के भी, यूएई के भी तो लोग हैं। यूएई के सिविलियंस हैं, पर हम तो भारतीय होते हुए और भी इस बात पे वो है ना, हमें तो कि हमारे लोग हैं वहां। मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं जिनका हक नहीं है सिविलियंस के बीच में आके रहने का, किसने उन्हें इजाजत दिया होटल्स में आके रहने नहीं, ये तो कोई भी देखिए, आप टेम्पररी जा justification सकता है, लड़ाई के दौरान कोई भी कहीं छुप सकता है। आप नहीं, गलत बात है वो तो। ये बिल्कुल गलत बात है जो आप कह रहे हैं ना जमीर अब्बास साहब, आप डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल जिसको कहते हैं ना, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। एक होटल पर इस तरह से हमला, वहां पर सिविलियंस भी रहते हैं, वहां सभी लोग रहते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वहां पर उन्होंने अपनी जमीन दे दी है, इसलिए चूंकि वहां पर बेसिस है, तो आप कह रहे हैं कि कतर, सऊदी अरेबिया, ये सब अब अमेरिका हो गया आपके लिए। मतलब आप तो यही कह रहे हैं ना। जहां पर अंजना जी, ये आप समझ नहीं रही हैं, समझना नहीं चाह रही हैं। जिस मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है वो कानूनन यूनाइटेड नेशन के लॉज के मुताबिक, इंडियन एम्बेसी अगर अमेरिका में है तो इंडियन एम्बेसी में इंडिया का कानून चलता है, अमेरिका का कानून नहीं चलता है। जो जमीन एम्बेसी की होती है या मिलिट्री बेस की होती है वो उसी मुल्क की होती है जो मुल्क की वो मिलिट्री बेस है। मिलिट्री बेसिस पर सिर्फ दो बातें हैं ना इसमें जमीर जी, सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर तो हमला हो नहीं रहा है। अभी अभी आपने खुद ही माना कि होटल पे हमला किया, आपने खुद ही माना रिफाइनरी पर हमला किया। आप बताइए रिफाइनरी में कौन सी अमेरिकी सेना चला रही है उस रिफाइनरी को, और अमेरिका वहां रह रहा है। ईरान ने रिजेक्ट किया है रिफाइनरी पर हमले को। ईरान ने क्लियर किया है कि ईरान हमला वहां पर करेगा जहां पर अमेरिकन ओनरशिप है, अमेरिकन इंटरेस्ट है, अमेरिकन मफाद है। तो रिफाइनरी पर खुद ही हमला कर लिया। अंजना जी एक मिनट, आप कह रहे हैं ठीक है ना, आपकी बात ही मान लेते हैं ना, तो बात आगे बढ़नी चाहिए ना। ना आप कोई एजेंडा चलाइए ना हम चलाएं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि इस युद्ध का अंत हो। भारत का एक ही स्टैंड है, युद्ध का अंत। वो किसकी नाक बचती है, किसकी नाक लंबी होती है, किसकी ऊंची होती है, नीचे गिरती है, इससे मतलब नहीं है। हमें अपने भारतीयों की चिंता है जो इन मिडिल ईस्ट में है, हमें आम नागरिकों की चिंता है, चाहे वो ईरान में हो, इजराइल में हो या मध्य पूर्व के देशों में हो। भारत की बस यही सोच है, इसीलिए मैं कह रही हूँ रिफाइनरी पे खुद तो हमला कर नहीं लिया होगा। तीसरी बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, तीसरी बात पूछ रही हूँ, नहीं तीसरी बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास भी जाऊंगी। देखिए सवाल ये है कि अब्बास अरागची भी यही कह रहे हैं कि हम अमेरिकन सॉइल पर ही, अमेरिका जहां सेना है वहीं पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अनेकों जगहों से तस्वीर आ रही है, कितने लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। इस बात का अंदाजा है या नहीं है? और ये इस्लामिक ब्रदरहुड का क्या हुआ फिर? जो पूरा कॉन्सेप्ट था नेटो की तरह, कहां तो फौज बना रहे थे और ऐसी स्थिति हो गई है। अच्छा, अंजना को समझाने से कुछ नहीं होगा। अभी आपने कहा या तो आप समझना नहीं चाहती या समझ नहीं पा रही हैं। मुझे समझा के क्या कीजिएगा? कतर को समझाइए, सऊदी अरब को समझाइए, वो तो कह रहे हैं कि अब बातचीत को भी तैयार नहीं है। जी, मैं इसका जवाब दे दूं आपको। सबसे पहले तो ये कि मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। एक टकर कार्लसन का इंटरव्यू है जहां पर आप खुद जाके, आपके व्यूअर्स भी जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए हैं, रिफाइनरीज में बॉम्ब लगाते हुए मोसाद के एजेंट्स मिडिल ईस्ट के अलग अलग शहरों में पकड़े गए हैं। आप चेक कर लीजिएगा। 1, 2, ईरान ने किसी रिफाइनरी पे हमला नहीं किया है। 3, ब्रदरहुड जो है, कतर पर पिछली बार भी सेंटकॉम पर ईरान ने हमला किया था, ठीक है, लेकिन कतर ने पहले एक प्रेस रिलीज की और बाद में क्या हुआ, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सब जानते हैं। देखें, इस जंग शुरू किसने किया? एक सॉवरेन नेशन पे इलीगल तरीके से हमला किया, उस देश के हेड को मार दिया, उनकी बीवी साथ में थी, उनके बच्चे साथ में थे, पोते साथ में थे, पोतियां साथ में थी, सबको इलीगली क्रिमिनली मार दिया गया। उस पर गुफ्तगू नहीं है। जब ईरान पलट के मारेगा तो ईरान यहाँ क्यों मार रहा है, ईरान वहां क्यों मार रहा है? ठीक है, चलिए अजय आलोक जी आपके पास आते हैं। दुख की बात यह है ना जमीर साहब कि आपसे कल भी बात हुई, आपसे आज भी बात हो रही है, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ खामेनेई साहब और उनके परिवार की बात कर रहे हैं। आपको ये तो पता है कि खामेनेई साहब
कि पत्नी, उनकी पोती, कौन कौन मारा गया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अलग अलग जगहों पर जो ये हमले हो रहे हैं कितने लोग उसकी वजह से अब उनकी जान जोखिम में पड़ रही है। इसका हिसाब भी रखना चाहिए। मानवता बड़ी चीज होती है, युद्ध होते रहेंगे इस तरह के, लेकिन आप सोचिए कि किसकी नाक ऊपर किसकी नीचे, इसके लिए क्या लोगों को झोंक दिया जाएगा? कब तक झोंका जाएगा? ये भी तो एक सवाल है ना। अजय आलोक जी, जल्दी से एक रिस्पांस आपसे, क्योंकि भारत सरकार का एक ही स्टैंड है, हम किसी देश की संप्रभुता पर हमला हो इसके भी पक्षधर नहीं है, लेकिन आप उसकी वजह से ऐसे देश जिनका इस युद्ध से लेना देना नहीं, जहां के बेसिस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहां भी आप हमला कर रहे हैं, ये कैसे स्वीकार्य होगा? देखिए अंजना जी, विश्व में किसी को यह स्वीकार्य नहीं है। साइप्रस पे क्यों हमला किया गया? वहां पे तो अमेरिकन बेस नहीं था, ब्रिटिश बेस था। अब ब्रिटिश भी कह रहा है, आप हर जगह उसी तरह से करते जा रहे हैं। बेसिकली आपकी मंशाई है कि ये बाकी सब जितने देश हैं वो दबाव बनाए अमेरिका पे कि हमारे इंटरेस्ट हैम्पर हो रहे हैं, इसलिए आप एक चाहते हैं कि रीजनल व्यापक युद्ध फैल जाए। सच्चाई तो ये, हमारी चिंता ये इसमें है कि ये युद्ध बंद होना चाहिए, शांति और कूटनीतिक तरीके से इसका हल हो। 26 फरवरी से भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड यही रहा है, ये युद्ध बंद होना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय वहां पे रहते हैं पूरे गल्फ रीजन में। अब दुबई में बताइए, होटलों पे हमला हो रहा है, बाकी घरों पे हमला हो रहा है, तो तभी एक अव्यवस्था फैल जाएगी ना पूरी। हमारी चिंता इसमें है कि युद्ध लंबा चला तो हमारे व्यापारिक हितों पे, हमारी इकोनॉमी पे हिट करता है। हमारी चिंता इसमें है। हमारी चिंता ये नहीं कि हम किसी के पक्ष में खड़े हों या किसी की निंदा करें, वो समय निकल गया है। हमारा साथ इसी पर एक रिस्पांस आपके साथ चल रहा है। हमारे हित ये कहते हैं कि युद्ध बंद होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा वो कनेक्ट हो जाए। यही तो है ना जनरल, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब देखिए, आप उनको देख रहे हैं, अब ये थ्योरी कि मोसाद प्लांट कर करके वहां पे रिफाइनरी में लगा रहा है, तरह तरह की थ्योरी आएगी, लेकिन खुद अब्बास अरागची कह रहे हैं कि भाई हम हमले कर रहे हैं, लेकिन हम अमेरिकी ठिकानों पर कर रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर तो आ रही है हर जगह पर हमले की। देखिए अंजना, अगर ईरान इस युद्ध को किसी तरह खींचना चाहता था ना, तो अमेरिका ने ये सोचा नहीं था और ना इजराइल ने सोचा था कि ईरान की स्ट्रैटेजी यहां तक होगी कि पूरी गल्फ कंट्रीज को इसमें झोंक दिया जाए, इस लड़ाई में झोंक दिया जाए। ये था कि गल्फ ऑफ हर्मोज को कहीं ना कहीं आप उसको स्टेट ऑफ हर्मोज को आप ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि आप एनर्जी सोर्सेज पे उनको डिप्लीट करेंगे और उनको। तो अब ईरान की स्ट्रैटेजी सामने आ रही है, पूरे गल्फ कंट्रीज को इन्वॉल्व कर दो, पूरी गल्फ स्टेट ऑफ हर्मोज को ब्लॉक कर दो, आप एनर्जी सोर्सेज को डिप्लीट कर दो, एनर्जी के जो साधन है जाने के उनको भी स्ट्राइक कर दो, तो दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हाहाकार मचेगी और ट्रंप पे प्रेशर जाएगा। ये ईरान की स्ट्रेटजी है। लेकिन जैसे मैंने पहले दिन पूरा खंडन किया था इस बात का कि भाई अमेरिका ने उनकी क्यों स्ट्रेटजी क्यों वायलेट की, मैंने कर्ड शब्द में किया था कि भाई आप किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी मत वायलेट करो, लेकिन जो ईरान कर रहा है बेसिस के नाम पर, जो होटल्स में, रिफाइनरीज में, पब्लिक प्लेसेस पे, और खासकर अजय आलोक जी कह रहे हैं वैलिड पॉइंट है, साइप्रस में ब्रिटिश बेस पे क्यों किया? ईरान नहीं जानता कि भारत के 1 करोड़ लोग हैं, हम लोगों को दुख नहीं होगा। तो मैं इस बात की भी बिल्कुल खंडन करता हूं कि भाई आप आउटसाइड दी बेसिस, अगर आपके पास ऐसे हथियार नहीं है जो पिन पॉइंट जा सके, जो वहां उनके बेसिस पे करें, तो ऐसे हथियार क्यों फायर कर रहे हैं आप? क्यों होटल्स पे, क्यों रिफाइनरीज पे, क्यों पब्लिक, क्यों एयरपोर्ट्स पे? आपने एयरपोर्ट से फायर किया कि एयरपोर्ट बंद ही हो गए तो लोग पड़े हुए ना, तो उसकी भी उसका भी पूरा मैं समझता हूं हर कंट्री को खंडन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अजय, अभय दुबे जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूं। अभय दुबे जी, भारत का स्टैंड क्लियर है और ऑफिशियल स्टैंड यही है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम शुड बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, कि वो उसका सिविल यूज के लिए इस्तेमाल करे, इसके अलावा वो कुछ करता है तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से उसका हल निकले। लेकिन इसी के साथ साथ अगर वो अन्य देशों पर मिडिल ईस्ट में हमला कर रहा है तो उसकी निंदा की जा रही है, और आपकी पार्टी व्यस्त है अली खamenei पर सरकार को घेरने में। वही अली खamenei जो कश्मीर के मुद्दे पर, मैं पूरी लिस्ट लाई हूं सर, उनके एक एक पोस्ट की, बाइट्स की लिस्ट लाई हूं, जिसमें उन्होंने अनेकों बार कश्मीर पर भारतीयों को उकसाया है, कश्मीर पर कहा है कि आजाद कश्मीर के लिए रास्ता आगे संघर्ष का होना चाहिए, हल निकलना चाहिए, जिन्होंने भारत की निंदा की है कि यहां पर मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आप उनके नाम पर क्यों घेरना चाह रहे हैं? कैसी राजनीति है सर? अंजना जी, पहली बात तो भारत के प्रधानमंत्री ने या तो देश को अंधेरे में रखा है या इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री को धोखा दिया है। उनकी यात्रा के 48 घंटे बाद अगर युद्ध होना था, अगर ये बात प्रधानमंत्री को पता थी, तो 1 करोड़ लोग हमारे मिडिल ईस्ट में रहते हैं
और वो 12.5 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस। किस आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर? लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि अंतिम लक्ष्य जब तक हासिल नहीं होता तब तक युद्ध जारी रहेगा। ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है, ये दावा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो गई है। ईरान हमसे बात करना चाहता है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मैंने कहा है बहुत देर हो गई है, इट इज टू लेट, ये अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह का मानसिक दबाव भी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अब देर हो गई है, अब हम बातचीत नहीं करेंगे। देखिए ये एक साफ इशारा है। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं अभय जी से इस इशू पर वापस जाऊंगी। ये इशारा साफ है, अमेरिका की स्ट्रैटेजी अब दिख रही है। एक तो मनोवैज्ञानिक तरीके से भी ईरान को दबाना कि अब तुम बातचीत के लिए भी आओगे तो हम तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी कहां झुकने को तैयार है। ईरान की तो नाक कट जाएगी अगर खामेनेई की ईरान में घुसकर अमेरिका ने मौत कर दी है, हत्या कर दी है, ऐसे में वो कॉम्प्रोमाइज कर ले अभी अमेरिका के। देखिए अंदेशा ये है अन्ना की अगले 7-8 दिन इजराइल और अमेरिका कहर ढाने वाले हैं ईरान पे, क्योंकि उसके बाद खुद अमेरिका की और इजराइल की सप्लाई चेन जो है ना बहुत लंबी है, वो स्ट्रेस में आएगी। तो इस 7-8 डेज में वो कोई डिसाइसिव उस पे पहुंचेंगे। और दूसरा खतरा ईरान में जो लोग आज भी जिनमें बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ये है कि अगर ये और भी लंबा खिंच गया तो कहीं ऐसा तो नहीं ट्रंप वही करेंगे जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था, जो जापान के खिलाफ किया था। और कर सकते हैं वो ये बात, कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डर है ईरान के अंदर, ये जेन्युइन डर है, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। वो यहां से हार के जाने वाले नहीं है। अल्टीमेटली तो ये पीस आएगी, अल्टीमेटली तो बात होगी, लेकिन कितने दिन कितनी खिंचेगी अमेरिका नहीं सस्टेन कर सकता। अमेरिका खुद 6 हफ्ते के बाद इस सप्लाई चेन पे उसकी इकोनॉमी स्ट्रेस में आएगी। ठीक है, ये होम ग्रोन है ईरान का, तो मिसाइल भी होम ग्रोन है, यूएवीज भी होम ग्रोन है, उसको किसी से मदद नहीं चाहिए, तो वो लड़ेगा। तो ये दोनों मेरे ख्याल में दोनों एक गेम खेल रहे हैं जिसको आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। चलिए जल्दी से अभय दुबे जी वापस आपके पास आ रही हूं। बहुत ओछी राजनीति ये लग रही है सर कि आप ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल ओछी है सर। इससे ओछी क्या हो सकती है? सबूत दीजिए, किस आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? इससे ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। उसको जवाब देना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारे नॉलेज में नहीं था, और उसको निंदा करनी चाहिए इजराइल की कि हमारे कंधे पर रखकर यह बंदूक क्यों चलाई। 2.6 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल पर डे हमारे हिंदुस्तान में आता है, और जिसकी ये बात कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अभी रिपोर्ट्स मीडिया में आई है कि ईरान। अभय दुबे जी मैं वापस आपको रोक रही हूँ। आप बताइए किस आधार पर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पता था? ये जो यहाँ वहां सोशल मीडिया के जरिए उटपटांग वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पता था कि ये अब इजराइल और अमेरिका अटैक करने वाला है? आधार बताइए। मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं देश के प्रधानमंत्री। मैं आपसे आधार पूछ रही हूँ। मैंने कहा कि या तो आप बरगलाइए मत, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री का आधार बताइए, जवाब दीजिए। क्या आपको पता था? अजय आलोक जी जवाब दीजिए। आपको पता था? अगर आपके पास कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है आपके पास। आप देखिए, लोग काल्पनिक कथाएं, अंजना जी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी काल्पनिक कथाएं आप लोग फैला सकते हैं। चलिए ठीक है, आपके पास प्रूफ है सर। 1 घंटे का शो है, अगर 1 लाइन का भी आप आधार दिखाएंगे, मैं अलग से 1 घंटे का शो इस पर कर दूंगी। आपको 1 घंटा में बोलने दूंगी। आप आधार दिखा दीजिए, 1 लाइन का भी कोई आधार, उसके बाद उसी पर बहस हो जाएगी। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अंजना जी देखिए, कल होली है, देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाल पीले हरे नीले गुलाल सब लगेंगे, लोग होली मनाएंगे देश में। हालांकि विश्व में बहुत तनाव है, लेकिन होली में एक रंग और होता है, काला। तो ये काला पहन के बैठे हुए भी हैं होली में। तो ये मन की जो कालिक होती है ना, ये गांधी परिवार की और प्रधानमंत्री के प्रति नफरत, वही नफरत इस लेख में निकल के आई और कुछ नहीं। ये अपना कार्यकाल बड़ा जल्दी भूल जाते हैं। 2012 में जब कर्नल गद्दाफी को मारा था नेटो फोर्सेस ने, 1 मिनट बीच में नहीं अभय दुबे, आपके बीच में नहीं बोला। तो इजराइल की 2012 में जब कर्नल गद्दाफी को मारा था, उस वक्त कहां गई थी ये नैतिकता? इजराइल की उस वक्त ये नैतिकता कहां गई थी? ये
सबसे पहली बात आप कह रहे हैं कि खामनेई साहब पे निंदा क्यों नहीं की गई? खामनेई साहब रिलीजियस सुप्रीम लीडर थे, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान नहीं थे। सिर्फ चाइना और रशिया किस ऑफिशियल पोजीशन में उनकी करे? रिपोर्ट्स आ रही है। बात समझिए बात को। इसलिए यही खामनेई साहब ने जब धारा 370 सीए हटने के बाद भारत सरकार की निंदा की, तब आप शांत थे? तब आप शांत थे? ओआईसी में जब भारत का विरोध करते थे ये, तब आप शांत होते थे? से आता है। ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमने इन सब के बावजूद भी उनसे दोस्ती बनाई रखी। अरे एक क्रूड ऑयल पर डे हमारा विपक्ष में रह के विदेश नीति लादी नहीं जाती है। विदेश नीति देश की नीति होती है, कोई पार्टी की नीति नहीं होती है, कोई भाजपा की नीति या कांग्रेस की नीति नहीं होती है। विदेश नीति तो आपने तो विदेश नीति को गिरवी रख के बेच दिया था, तुम लोगों ने, चाहे चीन के हाथ में, चाहे पाकिस्तान के हाथ में। अपने स्ट्रेटेजिक एसेट, अपने न्यूक्लियर एसेट पाकिस्तान को देने वाले हमें विदेश नीति सिखाएंगे? अपनी जमीनें दूसरे देशों को गिफ्ट करने वाले हमें विदेश नीति सिखाएंगे? बिल्कुल दोषपूर्ण, विद्वेषपूर्ण, और देश को फिर नीचा दिखाने के लिए। अच्छा हुआ कि वो ईरानी चले गए आपके शो में, वो नहीं सुन रहे, वरना सोच के देखते कि कितना घटिया निर्दय विपक्ष है, जो इस समय भी एक मौका। अभय दुबे, एक सेकंड, अभय दुबे की आवाज नीचे। अभय जी, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर अपना पॉइंट आप रखिएगा प्लीज, वन बाय वन, ऐसे मत कीजिए। चिकम चिल्ली, रोज चिकम चिल्ली। अजय आलोक जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, बहुत सारी खबरें आ रही है। 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा से इनको कोई मतलब नहीं है। अब आप सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, क्यों बात कर रहे हैं, कभी कतर से, कभी बहरीन से, कभी सऊदी अरब से, कभी यूएई से, खुद प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री क्यों बात कर रहे हैं? आप जरा सोचिए अंजना जी, एक सिचुएशन, आप जानती हैं कि ईरान मुख्यतः शिया मुल्क है, और ये सब जितने मुल्कों पर उसने अटैक किया ये सब सुन्नी मुल्क है। इराक ईरान 10 साल वॉर लड़ते गया शिया सुन्नी के नाम पर। इन लोगों को संयम बरतने के लिए प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया है, क्योंकि अगर ये लोग भी अटैक करने लगे तो पूरा सोचिए विश्व का सिचुएशन क्या होगा जब शिया सुन्नी आपस में लड़ने लगेंगे। और इन निरामिष मूर्ख कांग्रेसियों को कुछ ज्ञान ही नहीं है। अभय जी, अब आप अभय जी जवाब। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ईरान पर हमले के बीच रशिया का बड़ा बयान आया है। सर्गेई लावरोव जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ईरान में परमाणु बम के सबूत नहीं मिले, ऐसा रशिया दावा कर रहा है। और देखिए, इससे पहले भी अमेरिका पर उंगलियां उठती रही हैं। वैसे ही वो इराक पर हमला कर रहे थे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगा रहे थे, आज तक नहीं मिला वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और ऐसे ही यहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लगातार अमेरिका उसकी वजह से, हालांकि उसके बाद न जाने कितने गोल पोस्ट अमेरिका ने चेंज कर लिए हैं। रशिया के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का, कि वो सैन्य न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे थे, उसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। ईरान युद्ध के बीच देखिए तुर्की का भी बड़ा बयान आया है, जंग रोकने के लिए सारी ताकत झोंक दी, ये एर्दोआन कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ रशिया, चाइना और तुर्की भी काफी हद तक ईरान के साथ अलाइन होते हुए आपको दिख रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का ये बयान आया है, जंग की आग और ना बढ़ के इसकी पूरी कोशिश, तो वो भी अपनी तरफ से कह रहे हैं युद्ध को रोकने के बाद। अभय जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। अब बेगानी शादी में यहाँ के अब्दुल्ला क्यों दीवाने हुए चले जा रहे हैं? भारत को तो अपने भारतीयों को वापस लाना है ना। भारत का स्टैंड क्लियर है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भी ईरान कर रहा है, आप उस पर पीसफुल डायलॉग के जरिए उसको निपटाइए, और अगर वो सिविल इस्तेमाल करता है न्यूक्लियर एनर्जी का, तो इसका उसको अधिकार है। अब आप तो चाहते हैं कि खमनेई के लिए यहाँ पर लोग शोक सभा कर दें। अंजना जी, ये बात विश्व को पता है कि ईरान वो देश है जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरान वो देश है जिसका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन रेगुलरली इंस्पेक्शन करता है। इजराइल वो देश है जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड उसके पास हैं। मैं इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा मेरे देश के प्रधानमंत्री के पास एक अवसर था कि वो निगोशिएट करते। ईरान का महत्व भारत के लिए वो है जो अमेरिका और रशिया पाकिस्तान को महत्व देते हैं मिडिल ईस्ट की एंट्री के लिए। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात अभी शंबर दयाल जी कर रहे थे, वहां पर ईरान ने यह स्टैंड लिया है कि रशिया और चाइना के अलावा वहां पर ऑयल का ट्रांजिशन किसी देश के लिए नहीं होगा। हम भी उससे बाहर हैं। हमको यह समझना होगा कि जो हमने चाबहार पोर्ट पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जो जाहेदान की रेलवे लाइन पर हम काम कर रहे थे, रशिया और यूरोप तक हमारी पहुंच थी, वो स्टेक पर है।
आप बर्लिन का रशिया का जो नोट है उसको आप पढ़िए, रशिया ने पाकिस्तान के लिए क्या कहा है। क्रेमलिन नोट में उसने कहा है कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे अच्छा पार्टनर हमारा पाकिस्तान है। वो क्यों कह रहा है? अमेरिका पाकिस्तान को क्यों पूछता है? तो हमने हमारे जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट को तिलांजलि दे दी। मैं इसलिए कह रहा था, मैं प्रधानमंत्री जी को, अभय जी, सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है घटना पर जितना धक्का लगा है, वो कह रही हैं चल रही बातचीत के बीच एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तार तार करती है। घटना पर जितना धक्का लगा है उतना ही इस पर कि भारत की चुप्पी परेशान करती है। और आप तो अली खamenei का नाम लेने से भी भाग रहे हैं आज के शो में। आपको भी बुरा लग रहा है क्या कि ऐसी मांग की जा रही है? क्योंकि सोचिए ना, जो व्यक्ति लिखता है द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रीविंग ओवर मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, जो बार बार कह रहा है इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर, जो बार बार कश्मीर के मुद्दे पर सीधा सीधा लिख रहा है कि वहां की आजादी के लिए लड़ाई होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? आप बोलिए ना, इसका बताइए जवाब। जब वो सीधा लिख रहे हैं वी आर कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम सिचुएशन इन कश्मीर, वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया बट वी एक्सपेक्ट इंडियन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ जस्ट पॉलिसी, वो सीधा सीधा आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर भी भारत को टारगेट कर रहे हैं। बताइए, आप चाहते हैं कि खamenei के लिए आंसू बहाए जाए? ऑपरेशन सिंदूर पे भी आप सुनिए अंजना जी सुनिए, अब आप गंभीरता से बात सुनिए। मैं जो बात कह रहा हूं वो गंभीर इसलिए है कि 13 जून को एससीओ के सम्मेलन में शंघाई कोऑपरेशन, मुझे पता था आप खamenei पर जवाब नहीं देंगे। खamenei पर ही जवाब दे रहा हूं अंजना जी, आप बार बार इंटरप्ट करेंगी तो वो राहुल गांधी जी बीच में नहीं, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। बोलिए अजय, अभय जी। भारत की सरकार ने क्या जवाब दिया? जब 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो तुरंत हमारे एमईए ने ईरान के एमईए से बात की और कहा कि हमारे डीप कंसर्न्स हैं, नहीं होना चाहिए यह हमला। तो ऐसा जून से लेकर फरवरी मार्च में क्या स्थितियां बदल गई? क्या वो खamenei की मौत पर भारत को चाहिए था? हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मैंने कहा मिडिल ईस्ट में उसका इंपॉर्टेंस है, हमको व्यक्त करना चाहिए क्योंकि बैकबोन है भारत की। मिडिल ईस्ट के देश उसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन लगता है, मतलब क्या बताएं, क्या जनरल दयाल ये क्या स्टैंड है? 6 महीने में जनरल दयाल प्लीज नहीं ये गलत है। अंजना, मैं और ये तो आप और सब मानेंगे कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग गांधीयन हूं और मैं ऐसे कभी कांग्रेस का खंडन नहीं करता हूं। मुझे अभय जी आप एक छोटी बात बताइए, वो उस कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ठीक? वो तो नहीं थे ना दोनों, तो पूरा का पूरा मुद्दा रिलीजियस नहीं होना चाहिए ना। पहली बात तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो अमेरिका ने और इजराइल ने किया वायलेशन ऑफ चार्टर, यूएन चार्टर, वो क्रिटिसिज्म बनता था, लेकिन लड़ाई के बाद तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है ना तेहरान में भरा पड़ा लोगों से, आज के दिन 500 कम से कम मेरे फ्रेंड जो वहां से इनपुट दे रहे हैं 500,000 आदमी लाइन में खड़े। तो एक इंडिविजुअल पे जाके आपने पूरी की पूरी भारत की विदेश नीति या पूरी की पूरी भारत की जो और पूरी की पूरी कांग्रेस की, वो साहब कांग्रेस ने बहुत मैं अगर आपको, मैं भी आज कहता हूं मैं ईरान का बहुत बड़ा वो हूं, कई बार डिफेंड किया मैंने ईरान। क्यों? क्योंकि तालिबान जब तालिबान लड़ रहा था दुनिया में 96 to 2001 अफगानिस्तान के अंदर, तेहरान ने, ईरान ने और इंडिया ने मिलके नॉर्दर्न अलायंस की मदद की, वो हमारे साथ आया, नहीं तो अफगानिस्तान तभी खत्म हो जाता। कुछ अच्छे काम तेहरान करता था, लेकिन वो ईरान की बात नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन आप खamenei पर क्यों जाके टिक जाते हो? खamenei ने कुछ चीजें गलत की तो गलत की, आप हेड ऑफ द स्टेट पे रहिए, आप ईरान के साथ रहिए। बिल्कुल। अरे साहब, हेड ऑफ द स्टेट के साथ खड़े रहने का अर्थ है कि ईरान के साथ खड़े रहना। क्या चाइना ने आर्टिकल 370 पर भारत के लिए नहीं कहा? उसने तो G20 में इस बात पर आने के लिए मना कर दिया कश्मीर में। तब भी सुनिए ना, तब भी प्रधानमंत्री गए कि नहीं? जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं विश्व भर के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया आर्टिकल 370 पर, तो क्या भारत ने उनसे संबंध विच्छेद कर लिए? नहीं। जियोपॉलिटिकली ईरान हमारा स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। आपकी इस लाइन को कोई अपोज नहीं कर रहा है, पर आप जो धार्मिक लामबंदी खamenei के नाम पर करना चाह रहे हैं उसका विरोध हो रहा है। एंगल देने पे
religious संगठन पे इंटरनेशनल मुद्दा हारेगा। बिल्कुल। विशंबर जी मैं बता रहा हूं, विशंबर जी ये भाजपा सरकार की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है कि वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करना ये आप कर रहे हैं सिर्फ उस बुनियाद को बनाकर, ये मीडिया चैनल्स के माध्यम से कराना चाहते हैं, वो बिल्कुल जियोपॉलिटिक्स को दरकिनार कर रहे हैं। क्या आप अपनी पाकिस्तान जिम्मेदारी से भाग रहे हैं देश नहीं है? क्या सीरिया में आतंकवाद नहीं है? क्या ड्रग्स आप की अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ट्रैफिकिंग मैक्सिको की नहीं होती? देशों की बात अमेरिका अलग से है, आप क्या खामेनेई पर आंसू की बात कर रहे क्या हैं। हम चाहते हैं ईरान भी सीरिया बन जाए, इराक बन जाए? क्या हम चाहते हैं ईरान भी सीरिया बन जाए, इराक बन जाए? कहां जाएगा मिडिल ईस्ट? ईरान पर हमला इसलिए हुआ है कि वो युआन में ऑयल चीन परचेस कर रहा था और डी डॉलराइजेशन को लेकर अमेरिका चिंतित थे। ब्रिक्स को भी उसने इसीलिए लताड़ा है। अब चलिए ठीक है, अजय आलोक जी अब आप जवाब दीजिए। ठीक है अभय जी, एक मेंबर है तो अमेरिका के अपने हित हैं, भारत के क्या हित हैं? मेरे प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए भारत ने थोड़ी किया है कि भारत के क्या हित हैं? युद्ध होने वाला है नहीं तो अजय आलोक जी जवाब दीजिए। जो कंसर्न्स वो रेज कर रहे हैं, भारत सरकार के जी भारत सरकार के पास क्या ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी है? किस तरह से हम अपने तेल का जो हमारा सप्लाई है उसको हम कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे? क्या करने वाले हैं? नहीं, तेल के निश्चित दूसरे और सोर्सेस हम लोग देख रहे हैं और उसके लिए हमारे पास अभी पर्याप्त स्टॉक भंडार है। सरकार हाउस में ही बता चुकी है, आज ऑफिशियल बयान भी आया है, हमें उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा कंसर्न है कि युद्ध रुकना चाहिए। अब इनकी बात का क्या जवाब दूं? राहुल गांधी इफेक्ट है। हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं, कांग्रेस पे बोल रहे हैं। हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं। बताइए, कह रहे हैं कि क्रेमलिन नोट में लिख दिया कि पाकिस्तान जरूरत ही नहीं। क्रेमलिन नोट, बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली अग्री विथ यू सर। आज स्टूडियो में विशंबर दयाल जी बैठे हुए, उनका सिर्फ एक लाइन है कि ये खामेनेई पर जो स्पेसिफिक बात कर रही है कांग्रेस, इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। बस ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये समझना चाहिए अभय जी आपको। ये बहुत स्पेसिफिक है उनकी बात। अंजना जी देखिए, अरे अंजना जी, किसी देश की अंजना जी, मैंने शुरू में ही बोला कि वो रिलीजियस हेड है, रिलीजियस सुप्रीम लीडर है। ठीक है, अजय आलोक जी पूरा कर ले, फिर अभय जी आप जवाब दे दीजिएगा आराम से। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। इनको सिर्फ यहाँ वोट की खेती करनी है। अभी देखिए कहां कहां से ज्ञान लाते हैं। कल क्रेमलिन नोट में लिखा कि पूरे एशिया में हमारा सबसे रिलायबल पार्टनर पाकिस्तान है, और कल रशिया से डील साइन हो रही है कि 5 स्क्वाड्रन AC-400 हम लोग और ले रहे हैं। मतलब कुछ भी बोलना है आए बाएं शाएं। मतलब अच्छे अच्छे रिश्ते हमारे देशों से। आप ये सोचिए कि सारे अरब देशों को प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं और रेस्ट्रेंट बरतने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करवा रहे हैं, और यहां हमारा घटिया विपक्ष, अलबेला विपक्ष में कहूंगा, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। भाई साहब, इजराइल को कंडेम क्यों नहीं किया? ईरान का समर्थन क्यों नहीं किया? रहे हम ना समर्थन करेंगे ना कंडेम करेंगे। हम अपने देश का हित देखेंगे, हम विश्व मित्र हैं, हम यह युद्ध रोकेंगे, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक दिक्कत बढ़ जाएगी अगर युद्ध लंबा चला तो। 140 करोड़ भारतीयों का हित देखना है, ना कि कांग्रेस पार्टी का, गैंडियों का, जो कि सद्दाम हुसैन से तेल ले खाते थे, घूस लेके $400 मिलियन के कूपन लेके खाते थे आप लोग क्या बात कीजिएगा देश की? सर्टिफाइड चोर है आप लोग। अंजना जी, एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए लोग युद्ध नहीं रुकवा सकते हैं। दबा दिया अमेरिका ने तुमको, अडानी के मुकदमे के आधार पर दबा दिया। मुंह नहीं खोल सकते हो तुम। अब बस इतना ही बोलना बाकी रह गया है जनरल दयाल, उस पर मुंह नहीं खोल सकते। हरदीप पुरी को बचाने के लिए ट्रंप ने अटैक कर दिया। इतना ही बोलना रह गया। कई बार ऐसा अफसोस भी होता है कि हम इंटरनल पॉलिटिक्स को इसकी वजह से इतना हल्का कर देते हैं। देखिए, मैं अब कह रहा हूं, इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण हम लोग पहले दिन से एक बात का खंडन नहीं कर रहे। हम लोग देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, आज दुनिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो कंट्रीज क्यों नहीं बोल रही, बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं दुनिया में, वो नहीं बोल सकते क्योंकि उनके पास भारत जैसी पावर नहीं है। वी आर ए मिलिट्री पावर, वी आर ए इकोनॉमिक पावर, वी आर ए पॉपुलेशन पावर दुनिया की। आने वाली सदी जो है हमारी पॉपुलेशन ड्राइव करेगी ना, जो यूथ है वो ड्राइव करेगा। तो लोग भारत से कुछ उम्मीद करते हैं, लोग भारत से उम्मीद करते हैं कि अगर आप यूएन चार्टर का खंडन करते हैं, यूएन चार्टर को वायलेट करते हैं, किसी कंट्री की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हैं, तो भारत को उसका क्रिटिसिज्म करना बनता है, तभी दुनिया आपके साथ होगी। मेरा मानना ये है अंजना जी। और अगर आप उसको इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझाओगे, इंटरनल पॉलिटिक्स में, जैसे मैं तो बिल्कुल खंडन किया, ट्रंप का खंडन किया, ट्रंपिज्म है, क्या ड्रामा है, मैंने आपके उस पे कड़े शब्द इस्तेमाल किए। लेकिन अगर आप इसको इंडिविजुअल्स पे, पर्सनालिटीज पे, रिलीजन पे ले जाओगे तो दुनिया का नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। मेरा मानना ये बस स्पष्ट इस मामले में। ठीक है, अजय आलोक जी जल्दी से एक रिएक्शन आपका।
अजय आलोक जी, आवाज आ रही है? शायद नहीं आ रही है, लेकिन जो बड़ी खबरें हैं उस पर एक बार रुक करते हैं। देखिए, ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन देर हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या संकेत दे रहे हैं, जल्दी से जनरल दयाल, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि ये क्या है, मतलब ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अब वो छेड़ रहे हैं, इतना तो तय है कि ईरान अभी नहीं झुकेगा। खामेनेई को मारा है भाई, ईरान में मारा है। बिल्कुल, और मैं समझता हूं, देखिए अंजना जी, ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रंप ने और उनकी टीम ने और इजराइल ने ये एस्टिमेट ना किया हो कि लड़ाई लंबी चलेगी। और ट्रंप ने पहले दिन ही बोला था कि कुछ कैजुअलिटीज होंगे, हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। उन्होंने फर्स्ट स्पीच ये दी थी, तो उनको था कि ये लंबी चलेगी, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से पूरे गल्फ को इन्वॉल्व कर देंगे। जो मेरे ख्याल में जो उनको सरप्राइज ट्रंप पर ही रहते हुए मेरा अगला सवाल आपसे एक और है कि ये चिंता तो पूरे विश्व को होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप अपने अनप्रिडिक्टेबिलिटी और बिल्कुल मतलब ऐसे कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं जिसमें अब भाई यूरोप के देशों को धमकी देने लगता है, ग्रीनलैंड हमको दो, ग्रीनलैंड नहीं दोगे, फ्रांस ने अगेंस्ट बोल दिया तो तुम्हारी वाइन पर, तुम्हारे शैंपेन पर 10% टैरिफ, ये वो जो वो कर रहे हैं। इस बैकग्राउंड में दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो उन्होंने क्या, राष्ट्राध्यक्ष मतलब सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनका वहां पर उनकी हत्या, और वहां पर वेनेजुएला में मादुरो को उठाकर ले आना, क्या एक ये जो नया अब उनका ट्रेंड, क्योंकि अभी तक टैरिफ को हथियार बना रहे थे, बट अगर अब वो नेशन हेड्स को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी एहसास है कि खामेनेई सिर्फ एक नेता नहीं है, एक आइडियोलॉजी है और कितने लोग उनको बहुत मानते हैं, ये क्या बहुत खतरनाक प्रेसिडेंस नहीं है जो शुरू हो रहा है? बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में जिस सेंचुरी से दुनिया से निकल के दुनिया आई है, ये वापस दुनिया को उस सेंचुरीज में, इसका मतलब तो ये होगा कि कल यूएन में लीडर्स को बुलाइए और 5 लीडर्स को हाईजैक कर लीजिएगा। मतलब आप एक बहुत, और अंजना जी देखिए, इसमें ट्रंप अकेले नहीं है, उनकी पूरी टीम है। देखिए ये जो 2-0 ट्रंप है ना, ये जब ट्रंप पहली बार इलेक्शन हारे थे, अपनी पार्लियामेंट पे अटैक किया, उससे निकले और इतनी भारी बहुमत से जीत के आए, तो एक ट्रंप टीम है जिसका काम यह है इंटिमिडेट, देन इंटिमिडेट के बाद जो है एलिमिनेट, और अगर नहीं एलिमिनेट तो आपको कैपिटुलेशन, बगैर हथियार इस्तेमाल के इनडायरेक्ट वॉर है। और इस इनडायरेक्ट वॉर का पूरा मुद्दा है टू मार्जिनलाइज चाइना एंड टू आइसोलेट रशिया। एंड जो कंट्रीज हैं, इंडिया की सपोर्ट क्यों चाहिए? क्योंकि इंडिया का डायस्पोरा है, इंडिया की एंटरप्रेन्योरशिप है, इंडिया का जो ह्यूमन, देखिए हम 33% दुनिया की सर्विसेज सेक्टर में हमारा दबदबा है। तो और इंडिया को मल्टीनेशनल्स के जो हेड है वो भारतीय है, जिसका भारतीय मूल के, जिसका मैक्रो ने भी नाम लिया था और पूरा ऐलान किया था। लेकिन इसी के साथ साथ जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से अगर नेतन्याहू पर, क्योंकि अगर इस पूरी जंग में कोई क्लियर, अगर किसी की जीत होती दिख रही है तो नेतन्याहू की। अमेरिका उसकी जंग लड़ रहा है, वो खुद भी लड़ रहे हैं, वो लेबनान पर भी हमला करके हिजबुल्लाह को, उनके लिए उनको लग रहा है कि ये वो मौका है जब मैं हमेशा के लिए अपने गले में अटके इस कांटे को कम से कम कुछ नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये वॉर 45 डेज चल गई, अगर ये वॉर चली और इसमें इजराइल का नुकसान होगा, तो मैं समझता हूं कि नवंबर में उनका एंड है, वो इलेक्शन हार जाएंगे। मैं उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, वो शायद बनना चाहते हैं ये। चलिए ठीक है, पूरा विश्व और भारत कम से कम यही चाहता है कि इस युद्ध का जल्द से जल्द अंत हो। देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।